सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस लक्ष्य को हम तभी पा सकते हैं जबकि समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द हो। सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द ही वह पृष्ठभूमि है जिस पर किसी राष्ट्र का विकास अवलंबित होता है। अल्पसंख्यक हमारे देश की वो कड़ी हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनके अधिकार और उनके विकास को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन सी सरकारी नीतियां आज कार्यान्वित की जा रही हैं और उनके मूलभूत अधिकार क्या हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर रीता सिंह जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की आचार्य हैं। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों से उनका एक व्यापक सरोकार रहता है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू श्रुति। इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके अंदर की एक असुरक्षा की भावना, शैक्षणिक, आर्थिक, तमाम तरह की जो मुद्दे हैं जो चले आ रहे हैं, और विशेष रूप से जब हम तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो विकासशील राष्ट्रों में पिछले 70 वर्षों से ज़्यादा समय हुए जब हम इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, इन समस्याओं को हम देख रहे हैं। तो संविधान के नज़रिए से देखा जाए तो हमारे यहाँ मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख तमाम समुदाय हैं जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन सी ऐसी विशेष भावना रही होगी, प्रोफेसर रीता जी, मैं जानना चाहूँगी कि क्या सांस्कृतिक दृष्टि से जो एक वर्ग के अंदर असुरक्षा की भावना को उत्पन्न कर देती है, जो समाज में तनाव को जन्म देने का कार्य करता है? एक्चुअली श्रुति, जहाँ तक संविधान की तुमने बात की तो स्वतंत्रता के पश्चात ये भावना और उभर के आई है, क्योंकि हम सबको मालूम है जो अलगाव के दंश को भारत ने झेला है। इसलिए जो संविधान बना उस संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 21, 29, 30 सब में हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपने धर्म की बात करने का, अपने धर्म के लिए कार्य करने को, अपने बातों को, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन वास्तविकता या ये कह लिया जाए कि कार्य क्षेत्र में ऐसा नहीं दिखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2006 में 2005 में ये महसूस किया जाने लगा कि वो अपने को असुरक्षित पा रहे हैं, सामाजिक रूप में वो असुरक्षा को झेल रहे हैं, आर्थिक पिछड़पन, शैक्षणिक पिछड़पन को अल्पसंख्यक समूह झेल रहा है। तो इसको देखते हुए सच्चर कमेटी का गठन किया गया और सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत किया, उसके अंतर्गत वो सारी बातें, यानी उसी आर्थिक पिछड़पन, शैक्षणिक पिछड़पन और असुरक्षा और अलगाव की भावना, जो सांस्कृतिक अलगाव की हम बात करते हैं, वो सांस्कृतिक अलगाव के कारण वो असुरक्षा और इस तरीके की जो भावना है वो उभर कर सामने आई, समाज में आई, और उन्होंने उसी से संबंधित विचारों को, अपने सुझावों को प्रस्तुत किया। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय का विशेष रूप से ये कार्य है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं उसका वो मूल्यांकन करे, और अलग अलग प्रभागों में जो अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं उस संदर्भ में उसका 15% अल्पसंख्यकों के लिए अनिवार्य रूप से आवंटित हो, इसको सुनिश्चित करें। हाँ, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी पहल है। और इसी क्रम में मैं चाहूँगी प्रोफेसर रीता जी की जो प्रधानमंत्री की 15 सूत्री कार्यक्रम, जो एक नए तरीके से, एक नवोन्वेषी तरीके से सामने लाए गए हैं उनके कल्याण के लिए, उसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से अल्पसंख्यकों का कल्याण
इनके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? कुछ हाँ, जो पहले भी एक्चुअली ये एम्पावरमेंट की बात की गई कि उन जो सच्चर कमेटी ने जो जितनी भी सुझाव दिए उसको देख के एम्पावरमेंट की बात की गई कि किस तरीके से उनको सशक्त किया जाए कि वो अपने को समाज से अलग न समझें। जैसे चाहे वो जितने भी ऑल डायमेंशन, जैसे आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, इन सारे जितने भी डायमेंशंस हैं इनको लिया। और जो 15 सूत्रीय जो भी पॉइंट्स दिए गए वो इन्हीं आयामों के तहत हैं। वो शिक्षा है, इकोनॉमी है, कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए। उसमें ख़ास बात ये है जो न्यू 15 प्रोग्राम्स की बात, उसमें जो न्यू एडिशन हुआ है वो उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की है, कौशल विकास की बात की है, साथ में मेक इन इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट दोनों को ऐड किया है कि कैसे उसको देखा जाए तो 15 सूत्री कार्यक्रमों में लगभग उन सारी चीज़ों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है जो उनके जिससे वो सशक्त हो सके। हाँ, मतलब उनके अंदर जो सुरक्षा की भावना है, जो पिछड़ेपन की भावना है, या जो वो मूल धारा से जुड़ने में अपने आप को असमर्थ। असल में श्रुति होता क्या है कि जो असुरक्षा की भावना है या जो ये कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कि हम अगर शैक्षणिक रूप से सशक्त होंगे, शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हर व्यक्ति के जीवन में और उसके पर्सनालिटी में, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और वो जो शिक्षा का जो पिछड़पन है और उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, के बेस को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो हम आर्थिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और हमारी राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत कम थी और ख़ास तौर से जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उनमें उनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। रिप्रेजेंटेशन जहां पर उनका पॉलिटिक्स में होना चाहिए, जहां आरक्षित सीट होनी, जहां उनका वो बाहुल्य में है, वहां भी दूसरे जाति को, दूसरे धर्म के लोगों का आरक्षण वहाँ हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन 15 सूत्रीय जो उनके प्रोग्राम हैं न्यू, तो उन्होंने जो जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सारी चीज़ वो एजुकेशन, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में इसी सूत्र को लेते हुए मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हम केंद्रित करें अपनी बात को, क्योंकि शिक्षा वो मूलभूत धुरी है जिस आधार पर सारी चीज़ों की ये बुनियाद एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी इमारत खड़ी होती है। तो अगर समुचित शिक्षा मिलेगी अल्पसंख्यक वर्ग को तो उसकी सोचने समझने की क्षमता उस दिशा में विकसित होगी, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। तो 15 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत आजकल जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, कृपया मुझे बताइए कि वो शिक्षा के नज़रिए से क्या क्या हमारे जो अल्पसंख्यक श्रोता और दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। इसके अंतर्गत शुरू से ही यानी जो बच्चा महिला के गर्भ में है वहाँ से विकास की बात की गई है और उनके पोषण की बात की गई है। और उस पोषण के साथ साथ इसीलिए जो बाल कल्याण मंत्रालय है, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, वो भी इसमें पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जब शिक्षा पे हम आते हैं तो यानी एक स्वस्थ नागरिक पहले हो, स्वस्थ नागरिक के बाद हम शिक्षा की बात करते हैं। तो मैट्रिक पूर्व मतलब 10th के पहले भी जहाँ पर जहाँ आर्थिक पिछड़पन है और वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो जो 1 लाख से कम पाने वाले पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को फेलोशिप मिल रही है। और उसके पश्चात जो 10th कर चुके हैं और BA करने जा रहे हैं उनको भी फेलोशिप मिलती है। उसके लिए 2 लाख पेरेंट्स का 2 लाख होना चाहिए। और इसके अलावा जो कंपटीशन में आ गए हैं उनको उसके जिस एरिया का कंपटीशन उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं उससे रिलेटेड उनको फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे नया सवेरा है और आपके नई उड़ान है, कि अगर बहुत से ऐसे अल्पसंख्यक युवा हैं जो कि प्रीलिम्स में आ जाते हैं लेकिन उनकी कोचिंग, उसके खर्चे वो नहीं बियर कर पाते, तो उनके लिए ये नई उड़ान एक फेलोशिप दी गई है। उस फेलोशिप के अंतर्गत वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नया सवेरा है जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग करना चाहें और इसके अलावा जितनी भी कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरियां हैं, समूह क, ख, ग, इसकी भी कोचिंग्स। मैं नाम लेना चाहूँगी मौलाना आज़ाद, राइट। हाँ, ये UGC की तरफ से ये इसमें काफ़ी समर्थन दिया गया है, जिसमें MPhil और PhD तो हायर एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं उनके फेलोशिप दी जाती है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के नाम से ये दिया जाता है। इसके अंतर्गत रिजर्वेशन
विमेंस के लिए भी है, जिसके बारे में हम वो बेगम हजरत महल है, फिर उसके बाद हाँ गरीब नवाज है, जिसमें गरीब स्टूडेंट जो कि कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, तो वो उनको ये छात्रवृत्ति योजनाएं सहायता करने के लिए हाँ भरपूर हैं, किए जा रही हैं, दी जा रही हैं। बहुत आवश्यकता है कि जो इनको लाभार्थी जो हैं वो आगे बढ़ के लें। हाँ, क्योंकि हाँ इसमें विमेन एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी जो योजना है या आवासीय योजना, हॉस्टल्स की बात की गई है, जिससे कि ऐसी लड़कियां जो कि जो अल्पसंख्यक समूह जो कि जिनका घर से स्कूल दूर है, और ख़ास तौर से ऐसे एरियाज़ में स्कूल खोलने की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, कि जिससे कि सभी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान में शामिल होकर इसमें जा सकें। जो भी आवश्यकता है वो उन्हें पूरी तरीके से मुहैया कराई जाए, ये बहुत आवश्यक है। जब हम शिक्षा की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, किसी भी जो वर्ग की जो उन्नति है, हम उसका मापदंड होता है कि वो आर्थिक रूप से कितना सशक्त है, वो कितना स्वावलंबी है, उसका जीवन स्तर कितना समृद्ध है। तो कई बार ये बात आती है कि अल्पसंख्यक वर्गों का एक बड़ा तबका जो है वो गरीबी से जूझ रहा है, या वो जितना समृद्ध होना चाहिए उतना समृद्ध नहीं है। तो शिक्षा तो वो आधार बनाता है कि आप सही दिशा में सोच सकें। बिल्कुल। फिर उनको रोजगारोन्मुखी कार्यकुशलता किस प्रकार से प्रदान की जाए, इस संदर्भ में क्या क्या योजनाएं दी गई हैं, क्योंकि बिल्कुल श्रुति, उसमें क्या है कि जैसे एक वर्ग जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो कि मदरसे में जाता है, और वो मदरसे में वो पर्टिकुलर टाइप के एजुकेशंस हैं। हालांकि इस 15 सूत्री इसमें मदरसे को भी टेक्नोलॉजिकल और इससे स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है, और न्यू एजुकेशन के उसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा वहाँ से जो निकलने वाले बच्चे अगर वो रोज़गार में जाते हैं या हायर एजुकेशन, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर टाइप की कोचिंग दी गई है, जिसे नई मंजिल जिसका नाम है उस प्रोग्राम का। और इसके अलावा करो और सीखो और कमाओ वाली जो बात है, क्योंकि जहाँ तक छात्रवृत्ति की बात है वो एजुकेशन वाले लेवल पे दी जा रही है बच्चों को, तो वहाँ जाएं। लेकिन अगर पेरेंट्स भी खुद करके खुद देना भी चाहते हैं या अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो उनके लिए है कि वो उसको न्यू स्किल्स को सीखें, या जो स्किल उनके पास है उसको और कैसे डेवलपमेंट उसका करें। और इसी पे 2 शब्द और आपसे चाहूंगी, मुख्य धारा से शिक्षा को जोड़ने की, क्योंकि शिक्षा हमेशा एक धारा में, क्योंकि इस पे अचानक नई धारा की जब तुमने बात की है, तो एक बहुत बड़ी नई धारा हमारे सामने आ रही है, वो है पैंडेमिक टाइम, जिसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है खासतौर से मदरसा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी को उतना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और वो ऑनलाइन एजुकेशन की बात उतना नहीं करते थे। तो अब सब लोग तो जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों को खासतौर से इसमें जुड़ना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ेगा, और जिससे कि वहाँ के वो जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें, आगे कुछ करना चाहिए, या नई मंजिल यानी ब्रिज कोर्स के साथ भी यदि वो जुड़ना चाहते हैं तो वो आराम से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरीके से ही नहीं करें। और इसमें एक और प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उस्ताद, और ये हम खास तौर से बताना इसलिए चाहेंगे क्योंकि 2015 में ये बनारस में ही इसको स्टार्ट किया गया है। उस्ताद में जो हमारे प्राचीन विरासत है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसके साथ आज बनारस का एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, और हम सब बनारसी साड़ी और बनारसी कपड़ों की और यहाँ के खिलौनों की, ज्वेलरीज की बात करते हैं, वो सब उस अल्पसंख्यक समूह से जुड़ा हुआ है। तो वो उस्ताद के स्टार्ट हो, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी गई, जैसे वो जो बनाते हैं उसको दुनिया के सामने लाना, तो निफ्ट के साथ इसको जोड़ा गया है, जिससे कि फैशन शो हो सके, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वो डिज़ाइंस दे सकें, और वो नई डिज़ाइंस के साथ जो कि इस समय बाज़ार की डिमांड है, व्यापक तरीके से इसको उस्ताद को। और इसमें 5 इसके लिए वो बाज़ार भी लगाए जा रहे हैं, जिसे हुनर हाट का नाम दिया गया है, और इसको अभी फ़िलहाल 5 शहरों में, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, पांडिचेरी है, इलाहाबाद है, तो यहाँ पर हुनर हाट बनाए गए हैं, जहाँ पर वो अपने स्किल को ले जाके दिखा सकते हैं। जी। बहुत सही दिशा में हमारी वार्ता चल रही है, काफ़ी कुछ जानकारी मिली। अब इसी क्रम में मैं, चूँकि हम लोग देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी वो एक वर्ग आता है जो हमारी आबादी का, महिलाओं की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
तो मैं जानना चाहूँगी प्रोफेसर रीता जी कि वहाँ पर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए क्या विशेष किया जा रहा है जिससे वो भी रोजगारोन्मुखी कौशल प्राप्त कर सकें, शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकें? एक्चुअली हम अगर सभी विद्वानों की बात करते हैं तो चाहे वो मालवीय जी हों, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो अंबेडकर हो, सभी लोगों ने कहा कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करते हैं या नेशन बिल्डिंग की बात करेंगे तो विमेंस के एजुकेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो सच्चर कमेटी के अंतर्गत भी जो शुरू के पॉइंट्स दिए गए, जो सुझाव दिए गए हैं, वो विमेन एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा और विमेन हुनर, और जो कि घर तक सीमित था उसको बाहर लाने का प्रयास किया गया। तो जितने भी स्कॉलरशिप हैं, चाहे वो मैट्रिक, पूर्व मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, इन सारे फेलोशिप में 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन है। महिलाओं के लिए 30% एजुकेशन है। और जहाँ से महिलाएं निकलकर बाहर कॉमन प्लेस पे नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए हॉस्टल्स की बात की गई है। और ये लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप इन नॉट ओनली पॉलिटिक्स, लीडरशिप इन वर्क, लीडरशिप इन फैमिली, हर जगह। क्योंकि लीडरशिप नेतृत्व के बाद हम अपने परिवार में भी कह सकना, जो महिलाओं में सबसे बड़ी निर्णय लेने की क्षमता, जो कि एम्पावरमेंट का एक डायमेंशन है, वो लेने के लिए एक नई रोशनी, एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको ट्रेंड करते हैं, आपको बताया जाता है कि आपके शिक्षा का इम्पोर्टेंस, आप में जो इनर क्वालिटी है उस क्वालिटी को डेवलप करना। बहुत व्यापक रूप से इस पर तो काफ़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की हमारे पास सीमा है। प्रोफेसर रीता जी, बहुत सार्थक चर्चा हुई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक श्रोतागण हमें सुन रहे होंगे वो भी इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे। फिर आगे मुलाकात होगी। नमस्कार।